चलिए अब बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में पहली बार 60 साल पूरा होते ही 61 बुजुर्गों की ऑनलाइन पेंशन मंजूर की गई है। मंगलवार को सीएम ने सचिवालय में सितंबर 2024 से अक्टूबर के बीच 60 साल की उम्र पूरी करने वाले 61 कुल लोगों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जारी की है। सीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 माह की आयु पूरी करने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति के बाद जिस महीने से आवेदक 60 साल की आयु पूरी करें उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किए जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल पाएगा। और हरीश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि अब आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं। आपकी 60 साल की उम्र पूरी हुई और उसके बाद 61 साल जैसे ही आपका शुरू होगा, आपको पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये शानदार पहल है और इसको लेकर के सराहना भी की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया है कि उन्होंने एक सीनियर सिटीजन को देखते हुए एक बड़ा कदम लिया है, बड़ा फैसला लिया है। और इसको देखते हुए अब जो लोग लाइनों पे लंबी कतारें रहती थी, लोग परेशान रहते थे, तमाम अपने जो स्थानीय पार्षद या विधायक होते थे उनके पास गुहार लगाते थे कि साहब हमारे पास हमारी पेंशन नहीं लग पा रही है, कई सालों हो गए। तो कई सालों तक इंतजार करते जो बुजुर्ग थे, जिनके 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद जिनको पेंशन के लिए भटकते थे, उनके लिए अब एक बहुत अच्छी खबर है कि अब उनको 60 साल की उम्र पूरी होते ही जल्द उनको पेंशन मिल जाएगी। अच्छा, पेंशन की राशि को भी बढ़ा दिया गया 1200 से 1500। जी बिल्कुल, और पेंशन की जो राशि होगी, जो वृद्धा पेंशन मिलेगी, उसकी जो राशि होगी 1500 से 1580 करीबन के तहत ही इनकी पेंशन होगी। जी अच्छा, और इस बैठक के दौरान में कुछ और भी खास फैसले जो लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, ताकि जो हमारे दर्शक उत्तराखंड से खासतौर पर देख रहे हैं उनको पता चले गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर ये निर्णय लिया कि बेटा जो सीनियर सिटीजन है उनको वृद्धा पेंशन दी जाएगी, और साथ ही साथ जो दिव्यांग जन थे उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जो दिव्यांग जन है उनका सम्मान हो और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका उन तक लाभ मिले, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो। बाकायदा हेल्प डेस्क लगाया जाए, जिन लोगों को जो दिव्यांग जन है उनके लिए हेल्प डेस्क लगाया जाए। किसी प्रकार की कोई जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और यदि दिव्यांगजनों के कामों में कोई लापरवाही बढ़ती जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दिव्यांगजन, महिलाएं, वृद्ध सभी के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ढंग से पहुंचे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ भी उनको जोड़ा जा रहा है। डीबीटी के जरिए पहले ही जो राशि सीधे जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं उनके खाते में पहुंच जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तीर्थ नगरी हरिद्वार में मां गंगा का जो जल परीक्षण के दौरान बी श्रेणी का पाया गया है। यह दावा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है, जो हर महीने गंगा जल की गुणवत्ता की जांच करता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर महीने हरिद्वार के ऊपरी और निचले इलाकों यानी कि यूपी बॉर्डर तक करीब 8 जगहों पर गंगा के पानी की जांच करता है। जांच के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि हरिद्वार में गंगा के पानी की गुणवत्ता की जो श्रेणी है वो बी कैटेगरी की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। 4 मापदंडों के आधार पर गंगा की गुणवत्ता बी कैटेगरी में पाई गई है। इसका मतलब यह होता है कि गंगा का पानी नहाने लायक तो है लेकिन पीने लायक नहीं। और देखिए, हिंदू धर्म में खासतौर पर गंगा जल का आचमन किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गंगा जल की 2 बूंद भी अगर कहीं पर पड़ जाती हैं तो उससे शुद्धि होती है, आत्मा की तृप्ति होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे में वही गंगा जल पीने लायक नहीं है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट कहती है। दावा किया गया है कि अगर आप अभी गंगा जल लें और 10 साल बाद जांच करें तो आपको उसमें कोई अशुद्धता नहीं मिलेगी, लेकिन गंगा जल की शुद्धता के बारे में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो सीवर के पानी के मिलने की वजह से ही आ रहा है। हमें इसे बदलने की जरूरत है। नहाने लायक अगर पानी है तो कैसे, इस पर हमने बात की उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह से। उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ जानकारी दी है, जरा एक बार सुन लीजिए। गंगा जनपद हरिद्वार में गंगा की जल गुणवत्ता को मापने के लिए 8 स्टेशन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिक्स किए गए हैं।
प्रत्येक माह उन 8 स्टेशनों पर पानी की, जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है और उस गुणवत्ता के आधार पर ये जल की क्वालिटी क्या है इसका निर्धारण किया जाता है। जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 क्लास में बांटा है सरफेस वाटर को, नदी का जो पानी है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास। गंगा की जो जल गुणवत्ता है वो B श्रेणी में पाई गई है पैरामीटर के आधार पर। B का ये मतलब होता है कि आउटडोर बेदिंग के लिए, नहाने के लिए उपयुक्त है। ये एकमात्र गंगा जल ऐसा है जिस समय गंगा जल को हम लोग पान करने से जितनी भी हमारे शरीर की व्याधियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कैंसर तक के रोग ठीक होने का दावा बड़े बड़े लोग इससे कर चुके हैं और ये सत्यता है कि इससे कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। और वैज्ञानिक लोग लगातार अगर चुनौती देकर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं तो उनको यहाँ आकर करारा जवाब है। आप इतने खड़े हुए जितने भी हजारों लोग आ रहे हैं, एक से पूछ लीजिए कि आपको गंगा में क्या लगा या आप क्यों आए हैं, तो सिर्फ गंगा के लिए आए हैं, वो यही शब्द कहेंगे। और उत्तराखंड में आवारा पशुओं से निपटने के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। अब आने वाले दिनों में इसका फायदा परेशान किसानों को मिलेगा। आवारा पशुओं के सड़क पर खुले घूमने के कारण दरअसल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस प्रयास से दुर्घटनाओं का जो खतरा है उसको टाला जा सकेगा। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए नगर निगम बड़ा कदम उठाने का फैसला ले चुका है। नगर आयुक्त विवेक राय ने इस बात का ऐलान किया है कि आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गौशाला का निर्माण होगा। इस गौशाला के लिए राज्य सरकार से 3 एकड़ जमीन मिल चुकी है और इसके निर्माण के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार है। नगर निगम का दावा यह भी है कि इस कदम से सड़क पर कोई भी आवारा पशु नजर नहीं आएगा, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं। नगर निगम के अधिकारियों ने पशुपालकों से चेतावनी उनको दी है और कहा है कि अगर उन्हें जल्द ही रजिस्ट्रेशन की ओर से नहीं कराया गया तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही निगम नालों, एनिमल वेस्ट की वजह से नालों की साफ सफाई में आ रही दिक्कतों के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अगर नालों में पशुओं से होने वाली गंदगियों को बहाया गया तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक मशीन का उद्घाटन भी किया गया जो गोबर को ईंधन में बदलने का काम करती है। इस योजना से पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा अवगत कराया जाएगा ताकि पशुओं के रखरखाव में आसानी हो। गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है, कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। और उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने फिर दी है राहत। दिसंबर के बिल में भी निगम औसत 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने जा रहा है। बाजार से सस्ती दरों पर बिजली खरीद के चलते फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट FPPCA के तहत इस महीने 103 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उपभोक्ताओं को लौटाई जाएगी। इसी साल पहले भी ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को इस तरह की राहत दे चुका है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के मुताबिक अगर ऊर्जा निगम की मासिक बिजली खरीद तय लागत से ज्यादा होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में FPPCA मद में चार्ज किया जाता है। इसके उलट अगर मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित बिजली खरीद लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वापस किया जाता है। साल 2024 से 25 की औसत विद्युत क्रय लागत 5.03 प्रति यूनिट तय की गई थी, जिसके बाद ऊर्जा निगम की अप्रैल से अक्टूबर की समय सीमा में औसत बिजली खरीद लागत 4.69 प्रति यूनिट रही। इसलिए निगम इन बची हुई राशियों का फायदा सीधे उपभोक्ताओं को देने का फैसला कर रहा है। 7 दिसंबर के आसपास पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है। इसके असर से तीनों पहाड़ी राज्य, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होने से मैदानी राज्यों में शीतलहर चलेगी, घना कोहरा छाएगा, तापमान में गिरावट की संभावना है। पाला पड़ने से गलन का एहसास भी ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है ये आशंका, जिसमें मौसम विभाग के अपने अगले हफ्ते के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान में यह गिरावट 3 से 4 डिग्री तक संभव है, जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धुंध और कोहरे का प्रभाव है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में तेज बारिश के आसार नहीं हैं। प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि 7 दिसंबर के बाद से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर क्षेत्रों में पारे में गिरावट आ सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है, जिससे गलन और बढ़ सकती है। साथ ही प्रदेश की ऊंची पहाड़ी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल को चुनाव में लगातार मिल रही नाकामी के मद्देनजर अब उसके केंद्रीय संरक्षकों ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का मन बनाया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने साफ किया कि आने वाले दिनों में यूकेडी पंचायत निकाय और डिग्री कॉलेजेस के चुनाव में जाएगी और वहां से अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने का प्रयास करेंगी, ताकि बड़े चुनाव के लिए पार्टी को खड़ा किया जा सके। साथ ही जनता के बीच आकर इसके नेता उन मुद्दों को भी उठाएंगे जिसकी उत्तराखंड की जनता को लंबे समय से दरकार